पत्रिका लाइव ये डाल लगाना है। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई, जो एक 27 तारीख से लगातार एक चर्चा का विषय बना है, और हम इसी के पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या भारत की या पाकिस्तान की किसी हार जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर ये कहें कि जो हमारे जेनेवा एग्रीमेंट्स हैं उसके तहत तो है, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हुआ, या फिर इससे बेहतर दोनों मुल्कों के बीच तनाव के बीच शांति बहाली का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। क्या पहलू रहे, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या इसके कोई पॉलिटिकल माइलेज होंगे आगे आने वाले दिनों में, या फिर ये कहें कि दोनों देशों के बीच एक शांति बहाल की पहल कही जाए? इसे किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर के चर्चा में प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ सिंह हमारे साथ में हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरीश ढाका हमारे साथ में हैं, जो भू राजनीतिक, खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनके जो पॉलिटिकल सेनेरियो, खासकर उनकी बाउंड्रीज और इनको लेकर के किस तरह की परिस्थितियां हैं, उनको लेकर के उनको काफी एक अपना एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर कमर सुल्ताना जी कांग्रेस से हमारे साथ में हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में उनका अपना एक वजूद है, नाम है। और पंकज मीना हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा आज के मुद्दे का, और उसके बाद हम चर्चा पे लौटेंगे। पुलवामा में हमारे जवानों पर हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव उपजा और स्थिति यहाँ तक बनी कि पाकिस्तान को हमारा पायलट मात्र 2 दिन में ही वापस भेजना पड़ा। इस स्थिति को इस बार भारत की कूटनीति जीत की तरह देखा जा रहा है। वहीं राजनीति नफा नुकसान पर भी इस पूरी स्थिति को लेकर बात होने लगी है, क्योंकि विपक्ष अब पीएम मोदी पर स्वार्थपरक राजनीति करने और इसको बुनाने के आरोप भी लगा रहा है। Over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. Leaders urge the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. वर्तमान मोदी सरकार भी इसे बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह देख रही है, और सरकार खुद इस बात को भी कही चुकी है कि दुनिया आज उनके साथ खड़ी है। मोदी भी आतंकवादी घटनाओं को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने पुलवामा का बदला लिया, लेकिन अब 26/11 हुआ तब कुछ नहीं किया गया। When the news reports would read, Air Force wanted to do surgical strike after 26/11, but UPA blocked it. And today we are in an era where the news reads, armed forces have full freedom to do what they want. पाकिस्तान दशकों से भारत में आतंकवाद को पनपाने की कोशिश करता आया है। इस बात को पूरी दुनिया भी जानती है। भारत को इस बार पुलवामा अटैक के बाद जिस कदर दुनिया का समर्थन मिला वो पाक के लिए झटका है, लेकिन पाक पीएम ने भी इस स्थिति को कूटनीतिक तरीके से हैंडल किया। पाक में पड़ रहे आतंकवाद के कारण विश्व के अन्य देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर नहीं आए। वहीं पाकिस्तान की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वे युद्ध की स्थिति को लंबा झेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, मजमून आपने देखा। फिर अभिनंदन का अभिनंदन, जिनकी रिहाई बाघा बॉर्डर अटारी के रास्ते से हुई। और लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि परिस्थितियां पुलवामा के बाद से जैसी बनती रही, हालांकि कोई नई परिस्थितियां इस वजह से नहीं कह सकते हैं कि पहले बार वहां कोई अटैक हुआ हो या फिर जिस तरह के हालात, लेकिन 44 सोल्जर्स की कैजुअलिटी जिस तरह से हुई, उनको वो हमारे लिए बड़ा एक दुख का विषय रहा। और यही बड़ी वजह रही कि पूरा हिंदुस्तान का आक्रोश आग की तरह उबलता रहा। और अब जिस तरह से अभिनंदन की रिहाई का जश्न लोग मना रहे हैं, ये एक जनता का इमोशनल अटैचमेंट, उनकी देशभक्ति, खासकर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं समझना चाहिए, किसी भी पार्टी को, कि ये उनकी भावनाओं के साथ में जुड़ रहे हैं या उनके कोई स्टार्स उनकी वजह से जुड़े हैं। ये जो मुल्क है, इसके रक्त में हमेशा से इसका डीएनए जो रहा है देशभक्ति का, वो आज भी मौजूद है। और ये बड़ी फख्र की बात है कि देश के यूथ, महिला हो चाहे पुरुष हो, पुलवामा का अटैक रहा हो, उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और अभिनंदन की रिहाई तक
जिस तरह से देश एकजुट नजर आया, वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि किसी मुल्क के डीएनए में जिस तरह की वफादारी होती है वही हिंदुस्तान में है। चलिए मैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इसे किस तरह से देखते हैं कि पुलवामा में जिस तरह से वहां पे अटैक तो क्या कहें, ब्लास्ट कह सकते हैं उससे, और उसके बाद जो हालात बने एयर सर्जिकल स्ट्राइक के, उसके बाद 27 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान गए वहां पे और जो परिस्थितियां बनी, लेकिन रिहाई एक जो बड़ा मुद्दा है उसको लेकर के चर्चा की जाए। इसे किसी हार जीत से देखा जाना चाहिए या भारत की डिप्लोमेटिक एक इसे ये कहें कि जीत है? देखिए योगेंद्र जी, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभिनंदन को वहां की पाकिस्तान की कस्टडी में जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना मीडिया ने उछाल दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान उसको ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है और जेनेवा कन्वेंशन और सभ्य राष्ट्र के रूप में अपने आप को व्यक्त करना है। अब समस्या यह है कि भारत ये नहीं कहता है कि आतंकवाद हमारे यहाँ पाकिस्तान के नहीं है। भारत का कहना यह है कि दुनिया में सब जगह आतंकवाद की बुराई चल रही है और पाकिस्तान भी उससे ग्रसित है, लेकिन भारत विरोध कर रहा है। पाकिस्तान का राज्य है, स्टेट है, गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म, उसका भारत विरोध कर रहा है और उसी के विरोध में भारत ने स्ट्राइक किया। आतंकवादी कैंप थे उनको किया, न तो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कुछ स्ट्राइक किया और न ही पाकिस्तानी सिविलियन पे स्ट्राइक किया। जब पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटालिएट किया, उसमें दो इश्यू हैं। हमारे यहां जो पाकिस्तान का F-16 गिरा, उसके टुकड़े दिखाए और जो मिसाइल थी उसके टुकड़े दिखाए। उसमें भारत ये सिद्ध करना चाहता है कि पाकिस्तान ने F-16 जब अमेरिका से लिए तो यह वादा किया था कि इनको मैं भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं करूंगा। दूसरा, ये भारत बताना चाहता है कि पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है और दैट अमाउंट्स टू वार, वो वार पाकिस्तान डिक्लेयर करना चाहता है। तो भारत इस डिप्लोमेसी में बहुत सक्सेसफुल रहा है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक कॉर्नर की स्थिति में आ गया और पाकिस्तान ने ये इमरान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये देखा कि भाई ऐसी स्थिति में दुनिया हमारा साथ नहीं देगी। अगर हम वार डिक्लेयर करते हैं या जिसको हमने हमारी कस्टडी में उसको रिहा नहीं करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर वार की स्थिति आती है तो न ये मेरे नियंत्रण में रहेगी न भारत के प्रधानमंत्री की रहेगी। उनका स्पष्ट रूप से संकेत है कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र लगभग खत्म हो जाएगा और मिलिट्री टेक ओवर कर सकती है, ऐसी आशंका उनको लगी और उससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए उनकी तरफ से भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत का प्रयास करना और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को वहां बचाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पाकिस्तानी समाज को वो बचाना भी चाहते हैं। जी, तो इसको हार जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हार जीत के रूप में इतना कोई देखा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जन सामान्य की भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। जन सामान्य कहते हैं वो एक अलग बात होती है, भावनाएं अलग होती हैं। भावनाओं का एक ज्वार होता है, उसमें उतनी रेशनैलिटी नहीं होती है। जब वार होता है तो वार के मामले को हमें सोच समझ के डील करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी हार जीत का मामला है, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं बचना चाहता है कि वहां मिलिट्री टेक ओवर नहीं कर ले। ये पाकिस्तान की समस्या है, वहां की सरकार की समस्या है और यही आशंका को देखते हुए वो बातचीत का रास्ता निकालना चाहते हैं, वो खुद बातचीत चाहते हैं। लेकिन भारत ये सिद्ध करना चाहता है कि पाकिस्तान एग्रेसर है और उसी संदर्भ में F-16 के टुकड़े दिखाए हैं और मिसाइल के टुकड़े दिखाए हैं कि पाकिस्तान एक वार डिक्लेयर करना चाहता है, पाकिस्तान एग्रेसर है। यह भारत का प्रयास है और उसमें कुछ सीमा तक भारत सफल रहा है। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, ढाका साहब के पास जाना चाहूंगा। ढाका साहब, आप किस तरह से देखते हैं इसे? अभिनंदन की रिहाई 26, 27, 28 और 1 तारीख बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत और पाकिस्तान के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो रिहाई अभिनंदन की, देखिए ये बात तो सही है कि कुछ परिस्थितियां रही और मिक्स की जो स्पीड होती है काफी होती है, इतनी जल्दी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां ये किस तरह से देखते हैं? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रक्रिया है और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर्स भी होते हैं, आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, सब चीजें देखनी होती हैं उसमें। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं जिस तरीके से सकुशल हमारे नौजवान को वापस लाया गया है, इसमें एक पाकिस्तान ने एक मैच्योरिटी दिखाई है। मैं इसको आगे किसी तरह की ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक पॉइंट्स या स्केल पे नहीं इसको मेजर करना चाहूंगा, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर मामला था।
खास तौर पे पिछले कुछ दिनों से जो हम माहौल देख रहे हैं, ठीक है, एक नागरिक होने के नाते हमारी भावनाओं में उद्वेलन एक सामान्य बात है, लेकिन अगर मैं उन परिवारों की बात करूं जिन्होंने कि ये सीधे क्षति को महसूस किया है, 44 वो परिवार हैं और 7 वो परिवार हैं जो कि मिग 17 के हेलीकॉप्टर के नुकसान, तो करीबन ये जो परिवार हैं ये किस भीषण दिमागी स्थिति से गुजर रहे हैं, इसको अगर हम देखते हुए अगर इस आज ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ा राहत का है। लेकिन 26 तारीख को जब ये घटना घटी, जिस समय ये पता लगा कि हमारे एक एयरफोर्स पायलट वहां पकड़े गए हैं, ये एक बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन उस समय था। उस समय ये माना जाना कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत ये आसानी से मामला आ जाएगा, उस समय ये स्थिति नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस भारत पाकिस्तान की स्थिति को खाली ये 2 मुल्क नहीं, दुनिया की जो बड़ी ताकतें वो भी नजर लगाए हुए थी। अगर आपको ध्यान हो, उस समय तो रिक कन्वेंशन हुआ था, सुषमा स्वराज जी वहां थी, वहां लावरो साहब और वांग यी साहब ने उनसे बात की, डेफिनेटली निश्चित रूप से इस मुद्दे पे बात की होगी। उसके बाद वियतनाम में आपके नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। बीच बीच में उनका भी वक्तव्य आता रहा कि हम कुछ ना कुछ अच्छी खबर, तो ऐसा नहीं था कि ये बात जरूर है कि इस बारे में कि कुछ भी स्थिति नियंत्रण में नहीं होती जब एस्केलेशन होता है या युद्ध होता है, लेकिन बड़ी ताकतें ने एक नजर लगाए हुए थी। और मैं समझता हूं कि जो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन के तहत ये जो मामला अब तक आ गया है, ये दोनों राष्ट्रों की जनता के लिए फिलहाल राहत भरा है। हाँ, हमारे दोनों देशों की सरकारें और आर्म्ड फोर्सेस बारे में क्या निर्णय लेती हैं, किस तरह की स्थिति है, वो एक अलग सोचने का विषय है और वो उन्हीं को सोचने देना चाहिए। लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ ये बड़ा ही समझदारी का एक राहत का मसला है कि हमारे पायलट सकुशल वापस आ गए। प्रोफेसर कमर सुल्ताना जी हमारे साथ में है। प्रोफेसर साहब, ये आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो स्टडी का है वो भी आप रखती हैं। यहां बड़ा सवाल ये है, क्या वास्तव में इसको, ये जो इश्यू है, इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह का घटनाक्रम कब घटता है। शायद राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते और जितना मेरा पॉलिटिकल लाइफ से मेरा इंटरेक्शन है, मैंने ये देखा है जब कभी भी चुनाव नजदीक होते हैं, जब कभी भी कोई बड़ी हमारे कोई भी राष्ट्र अपनी फेलियर को छुपाना चाहता है तो वो इस तरह के मुद्दे उठाता है। या तो हमारे यहाँ पर या तो राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया जाएगा चुनाव आने के पहले कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस समय रॉ के जो हमारे पूर्व चीफ है विक्रम सूद जी, उन्होंने भी ये कहा है कि हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर दोबारा उसका एनालिसिस करना चाहिए। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स रहा है। जहां 80 कॉन्वॉय एक साथ जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान, और किस तरह से बिना कॉम्बिंग किए वहां एक मारुति कार आके 360 किलो का विस्फोटक लेके आके एक गाड़ी को टकरा के और 45-46 जवानों को उड़ा देती है। व्हाट इज दिस? इसका जवाब हमें चाहिए। पहली बात, लैप्स ऑफ सिक्योरिटी तो रही है, ये इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इवन रॉ के चीफ ने भी कहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जब उन्होंने कहा था कि एयर लिफ्ट किया जाए उनको, तो उनको एयर लिफ्ट नहीं करवाया गया। तो वो गाड़ी कैसे खड़ी है उस रास्ते में? आप तो सारा वो बंद कर देते हैं चारों तरफ का रास्ता आने जाने का, नागरिकों का, सिविलियंस का, तो वो गाड़ी वहां पर उसको हटाया क्यों नहीं गया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिसका आदमी जाता है, जिसका इंसान जाता है, उसके दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो सैनिक अभी एयर स्ट्राइक के अंदर मारे गए हैं, कुल मिला के 56-57 मौतें हमारी हो गई हैं। और एक जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा विंग कमांडर जो है वो अभिनंदन जो है वो पकड़े भी गए। और अभिनंदन जब पकड़े गए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया कि हमारे उन्होंने विंग कमांडर को पकड़ के पूरा हाईलाइट किया इंटरनेशनली कि देखिए ये F-16 जो हमारा था, F-16 से तो उन्होंने आक्रमण किया और हमारे विंग कमांडर को पकड़ा। तो दोनों तरफ से उन्होंने जो डिप्लोमेसी खेली, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो आंच तो आ रही है। और ये तो जेनेवा कन्वेंशन है कि आप POWs को, जो पीपल ऑफ वॉर है, उनको आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते बिना किसी आरोप के, तो वो उनको छोड़ना ही था। और दूसरी बात, पाकिस्तान अभी बहुत प्रेशर में था।
पाकिस्तान की जैसे इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अभी दयनीय स्थिति में है। उनके पास राशन नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है। हमारे यहाँ से व्यापार में उनके पास कच्चा माल जाता है, खाने का सामान जाता है, खाद्य सामग्री जाती है। हम उसको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा देखा था, वो भी हमने खत्म कर दिया, 200% सामान महंगा कर दिया। तो किसी तरह से हमने उसके ऊपर दबाव बनाने में तो सफल रहे, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स हमारी तरफ से रही, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार को जिम्मेदारी। दो बातें मैडम, आपने कहा कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, ये बात ठीक है, लेकिन यहां किसी भी लैप्सेस को क्या हमें वास्तव में उस तरह से आलोचना करते हुए उसका राजनीतिकरण करना चाहिए, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्राइम मिनिस्टर और इनके मंत्री कर रहे हैं। आप देखिए, इधर तो हमारे जवान मारे जा रहे हैं, चूरू के अंदर प्रधानमंत्री अपना भाषण सभा के अंदर संबोधित कर रहे हैं, अमित शाह उनके सभा संबोधित कर रहे हैं। उनके देखिए, आतंकवाद हमें पहले से पता है कि कश्मीर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, वहां पर हमेशा आतंकवादी घटनाएं घटती रहती है। तो ऐसे समय में जबकि हमारे सर के ऊपर लोकसभा के चुनाव हमारे पर आने वाले हैं, और आप देखिए 21 तारीख को संतों ने तारीख दे रखी थी इनको कि 21 फरवरी को हम जाके वहां मंदिर की नींव रखेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे को हर तरफ से सचेत रहना चाहिए था कि हम इंटरनल मैटर को भी सुरक्षित रखें और कश्मीर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं आप इस मुद्दे को? इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर, और दूसरा हमारे जो जवान जा रहे थे, क्या इसे किसी हार जीत के साथ देखा जाना चाहिए? पंकज मीणा साहब हमारे साथ में हैं भाजपा से। पंकज जी, इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है कि खासकर सैन्य ऑपरेशंस में या कोई इस तरह की इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सैन्य ऑपरेशंस का और सैनिकों के वीरता का कभी भी राजनीतिक उपयोग नहीं करता, और फिर भी अगर कहीं से कोई भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी राजनीतिक के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए तो मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। परंतु आज बात सियासत की नहीं है, आज बात है भारत की वीरता की, आज भारत के शूरवीर के लौटने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन तो सबको हमको अभिनंदन करना चाहिए और उसकी शूरवीरता का गुणगान करना चाहिए। जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल इसे लाभानी के साथ में भी जोड़ करके देखते हैं कि कोई वक्त ऐसा होना चाहिए जिससे उसका फायदा हो सके, नुकसान की भरपाई की जा सके। ये अक्सर राजनीतिक दलों के स्टेटमेंट्स में दिखाई देता है। देखिए, प्रकृति का नियम है, कोई आदमी अच्छे कर्म करेगा तो उसके गुणगान भी होंगे और उसको अच्छा फल भी मिलेगा। परंतु जब देश की बात हो, जब 130 करोड़ देशवासियों की बात हो, तो मुझे लगता है कि हमको केवल एकजुटता के साथ में दुश्मन को एक संदेश देना चाहिए और दुश्मन के साथ डट के खड़े रहना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब एक बार फिर वापस आपके पास में आऊंगा, डॉक्टर करोड़ सिंह जी के पास में। सिंह साहब, ये मैं जानना चाहूंगा कि जितना फास्ट ये मूवमेंट रहा, 27 को विंग कमांडर पकड़े गए, वो जो भी परिस्थितियां रही, और 1 तारीख को रिहाई हो जाती है, 28 को अनाउंसमेंट हो जाता है। आपने ये तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में सब कुछ हुआ। इसे क्या ये भी देखी जा सकती है कि जिस तरह से ये वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रेशर पाकिस्तान पे है कि आतंकवाद की जन्मी, आतंकवाद को लेकर के हिंदुस्तान हमेशा कहता है, लेकिन हम लोग जिन वहां मौका परस्त लोग हैं या जो ताकतें हैं आतंकियों को जन्म दे रही हैं, वहां पे वांछित है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उनको हम अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करा पाए। तो ये माना जा सकता है कि दोहरी मापदंड है, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के भी जो शांति बहाली का एक नकाब तो लगा रखा है, लेकिन उसके पीछे साजिशें कुछ और चलती हैं। देखिए योगेंद्र जी, पाकिस्तान एक संप्रभु इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। भारत के दोस्त हैं, कुछ पाकिस्तान के भी दोस्त होंगे, और जो भी कार्यवाही होती है, चाहे वो पाकिस्तान करे, भारत करे, उसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम भी होते हैं, कारण भी होते हैं, लाभ हानि भी होता है। लेकिन पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद से पीड़ित है। भारत का एक ही विरोध है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है,
पाकिस्तानी स्टेट है वो जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों मिलके, चाहे वो भारत में आतंकवाद हो, पाकिस्तान में आतंकवाद हो और दुनिया में कहीं आतंकवाद हो, उसको मिटाने का प्रयास करें। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट और गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर कर रहा है वहां भारत की आपत्ति है और भारत उसके लिए ही सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो उसको लेके भारत की नाराजगी है। आतंकवाद पूरी दुनिया में, केवल भारत पाकिस्तान दो देशों में नहीं है, हर राष्ट्र उससे प्रभावित है। और इसीलिए भारत ने जो स्ट्राइक किया उसका दुनिया के सभी देशों ने, किसी देश ने भी विरोध नहीं किया है। और जैसे अम्बरीश ने बताया कि जितनी बड़ी शक्तियां हैं सबकी नजर इस पे है कि भारत और पाकिस्तान किस दिशा में जाते हैं और सभी ये कह रहे हैं कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए, इसको आगे एस्केलेट नहीं करें, बातचीत से समाधान करो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है। तो बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, बातचीत का रास्ता तो खुलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक चीज का एश्योरेंस दे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर भारत कोई बताता है कि ऐसी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान से हो रही है जो भारत को प्रभावित कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में डिसाइसिव एक्शन लेगा। इतना एश्योरेंस तो पाकिस्तान को देना ही होगा और देना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के स्वयं के हित में है, केवल भारत के नहीं, पाकिस्तान के भी हित में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है वो पाकिस्तानी सरकार को या पाकिस्तानी समाज को प्रभावित नहीं करेगा। तो अच्छा रास्ता यही है कि बातचीत के द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर और दूसरे देशों का भी सहयोग लेके आतंकवादी गतिविधियां जहां भी पनप रही हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें और एक विश्वास बहाली का वातावरण बनाएं। ये दोनों देशों के हित में है। केवल ये कदम पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो गतिविधियां की, F-16 भेजा, वो अपने वादे को तोड़ा उन्होंने। क्यों? अमेरिका के साथ वादा किया था कि अगर F-16 देंगे तो हम यूज नहीं करेंगे, और आज भी पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने F-16 नहीं यूज किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में, और फिर पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर टारगेट बनाया है तो वो एक युद्ध की स्थिति बनती है। पाकिस्तान को इस दिशा में नहीं जाना चाहिए और विश्व के जितनी बड़ी शक्तियां हैं सबको दबाव बना के पाकिस्तान और भारत के बीच जो आज स्थिति बिगड़ रही है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और एक विश्वास बहाली का वातावरण। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है योगेंद्र जी। अच्छा रास्ता है, सभ्य समाज का रास्ता है, वो बातचीत है। चलिए, पाकिस्तान भारत के बीच कई बार टेबल टॉक्स हुई हैं और ये रास्ते बंद होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब आपके बीच चर्चाएं होती हैं। युद्ध कोई निर्णायक उस मोड़ पे नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो निर्णय की स्थिति ये हो सकती है कि चलिए कौन जीता कौन हारा, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई। अगर आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो समस्या का हल होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है और पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। चलिए हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, फिर चर्चा करेंगे हम अमरीश ढाका जी से कि वास्तव में सॉल्यूशन की ओर दोनों सरकारें बढ़ रही हैं या फिर अंधकार में हम अभी लोग अपना जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं केवल बस अंधकार में चल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं अभिनंदन की। क्या पे कोई जो कदम उठाए गए हैं उसके पॉलिटिकल माइलेज हैं या फिर ये कहें कि इसके कोई डिप्लोमेटिक कोई लाभ, ऐसी चीजें। चलिए, मैं अमरीश ढाका साहब हमारे साथ में। ढाका साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है। बिल्कुल सही भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह के हालात बनते हैं, जिस तरह से दुनिया के कई मुल्कों में वो अपने नापाक इरादों से दहशतगर्दी की कोशिश करता है। सरकार का रोल, 2 बातें मुझे नजर आती हैं। तो सरकार की इतनी वहां पे पोजीशन नहीं है कि वो अपने चाकर के भी कोई स्टेप उठा सके, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर सरकार को अपने 5 साल का वक्त निकालना उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। पता नहीं कब तख्ता पलट हो सकता है और आर्मी के साथ एक भाई बंद जैसा एक व्यवहार बना के चलना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार, आर्मी और कट्टरपंथी पैरेलल अपनी सरकार चलाते हैं। उनका सबका अपना अपना एक तरीका है और ये मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक भी है, जो पाकिस्तान भुगत भी रहा है इसको। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करें
क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह से इस मामले पे हुआ है, चाहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के मामले में हो या जो हालात बने हैं उसको लेकर के, आतंकवाद का खात्मा का यूं तो कोई अभी ये मैं कहूं कि कोई पढ़े लिखे समाज में ये कोई एक वक्तव्य नहीं हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। जो चीज लग रही है कि बीमारी हो तो जड़ से खत्म पहले दिन ही होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक दो उदाहरण के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये होती है जब भी इस तरह का आतंकवादी हमला होता है कि पाकिस्तान हमें उन गुनहगारों को क्यों नहीं सौंपता है, क्यों नहीं वो उसमें हमें सहयोग करता है। और फिर वो जिस वक्त एक टर्म भी दिया गया डॉसियर डिप्लोमेसी, यानी हम दस्तावेज पे दस्तावेज देते हैं और पाकिस्तान उनको ऊपर बैठा रहता है, कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूं कि चीन का पश्चिमी एक प्रांत है जिंगजियांग, उसमें उइगर मुस्लिम्स का ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट ETIM के नाम से संगठन सक्रिय है, और उसके जो टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, वो तालिबान के जो सन 90 के दशक का शासन था उसमें भी उन्होंने अपनी शरण ले रखी थी और उसके बाद के दशकों में भी वो शरण लिए हुए थे। चीन को उन्होंने कम से कम नहीं तो 1 दर्जन वो आतंकवादी सौंपे। तो एक उदाहरण ऐसा है कि जिसमें कि पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को सौंप रहा है जो कि उसके पड़ोसी राष्ट्र में आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन वही पाकिस्तान न तो भारत को सहयोग करता है और न ही अफगानिस्तान को सहयोग करता है। भारत के साथ तो एक लंबा मसला है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो ऐसे दौर भी रहे हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच में एक आपसी समझ का एक स्तर भी बना हुआ था। लेकिन वर्तमान अफगानिस्तान सरकार के साथ भी पाकिस्तान सहयोग नहीं करता है। तो यह हमें जान लेना चाहिए कि जो आतंकवाद है इसकी कहीं ना कहीं कोई सामरिक मूल्य के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है टेरर की, और वो टेरर को उस रूप में इस्तेमाल किया तो क्या वो जियोपॉलिटिकल इंसेंटिव्स जिसको हम कहते हैं जिसके लाभ में वो काम हो रहे हैं, अगर वो लाभ को आप खत्म कर देंगे तो शायद पाकिस्तान के पास उस काम को करने का मोटिव नहीं रहेगा। अगर वो जियोपॉलिटिकल मोटिव्स को आप अगर खत्म कर दें तो पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को पालना घाटे का सौदा रहेगा। हिंदुस्तान के केस में शायद अभी समय लगे, लेकिन अफगानिस्तान के केस में अमेरिका ने वो स्थिति पैदा कर दी है कि पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किल है कि वो तालिबान को ज्यादा समय तक जियोपॉलिटिकल टेरर टूल के रूप में इस्तेमाल करे। इसलिए मुल्ला बरदर आज दोहा में है और हम बात करते हैं कि हमें मसूद अजहर चाहिए तो कहते नहीं साहब वो तो बीमार है, बहुत अस्पताल में है, वो उठ ही नहीं सकता है। आज अगर आप देखें शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका मिनिस्टर है, उनका बयान है कि ही इज वेरी इल, ही टू इवन गेट अप फ्रॉम दी। तो ये आप मान के चलिए कि आतंकवाद की कहीं ना कहीं सामरिक उसकी जो वैल्यू है या उसका जो मूल्य है, अगर भारत उसके बारे में सही सोची समझी रणनीति बनाए तो हम पाकिस्तान पर वो दबाव बना सकते हैं जहां पर वह उसको। तो आपका क्या मानना है कि हम इस तरह के प्रेशर बनाने में या हमारी जो रणनीति है वो फेलियर रही है, वैसा हिस्सा हम नहीं बना पाए जैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको फेलियर के रूप में तो ना लें क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम शीत युद्ध से भी बड़े ग्रसित रहे हैं। शीत युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा है। ये तो 9/11 का जो हमला था, इसके बाद अमेरिका ने अपनी नीति परिवर्तित की, उसके कारण काफी बड़ा परिदृश्य में एक दक्षिण एशिया का जो परिदृश्य था उसमें परिवर्तन आया और भारत अमेरिका संबंध इस तरीके से एक नए स्तर पर चले गए कि हमने कई वो सफलताएं हासिल की हैं जिसमें कि पाकिस्तान आतंकवादी उस दबाव को या उस सामरिक मूल्य को नहीं इस्तेमाल कर पाया है। ये जनरल मुशर्रफ के समय भी था, इसीलिए उनके ऊपर जैश ए मोहम्मद ने हमला भी किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो उन्होंने जो ये कहते हैं कि जो आतंक का जो सांप जो था वो उनको खुद को डसना कब शुरू किया, वो 2001 के बाद वो ऐसे कई मौके आए। तो ये आप मान के चलिए कि भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो 3 महाशक्तियां हैं, रूस, चीन और अमेरिका, इनके साथ एक बड़ी साझी एक दूरदर्शिता वाली नीति पर काम करे, जिससे कि पाकिस्तान के लिए जितने भी ये भूसामरिक जो महत्व रखने वाले ये जो उसके जो जखीरे हैं, इनको वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स के रूप में बोलता है, वो उसके लिए एक हेडेक बन जाए और फिर अंत में उनको वो खत्म करने में मजबूर हो जाए। इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती। जी, प्रोफेसर कमर सुल्ताना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, राजनीति का वक्त और राजनीति का विषय नहीं है। आपने सुना पंकज मीणा साहब, मैं ब्रेक से पहले जब इनसे बात कर रहा था तो कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका राजनीतिकरण किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश की सामरिक महत्व की बात है और दूसरा देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल।
देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आप देखिए, जिस दिन हमारे ऊपर ये इस तरह का जो हमारे सैनिक मारे गए सीआरपीएफ के, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब वो भाषण दे रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा कि इस तरह से आक्रमण हुआ, इतने सैनिक मारे गए। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राहुल गांधी जी और उनके साथ बड़े सहयोगी सदस्य और सारे विपक्षी दल सब एकजुट होकर के ये बोले कि राष्ट्र आपके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी आप जो एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। तो आप ये कभी भी मत सोचिए कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल इसके कभी भी विरोध में खड़ा होगा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनके बिल्कुल साथ में हैं, लेकिन आप आतंकवाद को की जड़ में जाइए। आतंकवाद कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? आप देखिए, क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आतंकवादी संघर्ष नहीं है? क्या इराक के ऊपर अमेरिका ने खुले दिन दहाड़े आक्रमण नहीं किया? क्या वो आतंकवाद नहीं था? क्या पश्चिमी देशों के अंदर कुवैत के ऊपर इनके ऊपर आक्रमण किया, क्या वो आतंकवाद नहीं था? आप सिलेक्टिव आतंकवाद की बात करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि अजहर मसूद को दे दीजिए, हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। इन्हीं के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी एरोप्लेन में बिठा करके अजहर मसूद को पाकिस्तान छोड़ कर सुनिए, मेरी बात सुनिए, छोड़ो सवाल, मेरी बात सुननी पड़ेगी। चले जाते हैं तो कहते अब इनको वापस लाओ तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं और फिर कहते हैं आतंकवाद खत्म हो। अरे ऐसे अलगाववादी संगठन जो कि अपनी आजादी चाहते हैं उनके साथ आप सरकार का हिस्सा हो जाते हैं सत्ता का सुख लेने के लिए और फिर बाद में आप विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे इनकी नीति समझ नहीं आती। एक तो आप अपनी नीति को स्पष्ट करिए और आप विरोधियों के ऊपर या विपक्ष के ऊपर आप आरोप मत लगाइए कि विपक्ष राजनीति तो आप कर रहे हैं। कमर सुल्ताना जी, सवाल है कि राष्ट्र पहले, भारत की राजनीति राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए, राष्ट्र पहले होना चाहिए, लेकिन सत्ता का सुख पहला राजनीतिक दलों के लिए ये भी एक आइडियोलॉजी बनती जा रही है कि सत्ता का सुख पहला होना चाहिए हमारे लिए। ये बिल्कुल गलत है। सत्ता सुख मायने नहीं रहता। अगर तरजीह भी होगी क्योंकि तो सत्ता मिलेगी। बताइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मसूद अजहर को जो छोड़ा गया उस वक्त लगातार इस बात की चर्चा की जाती है कि कंधार लेकर के गए, यहां से प्लेन को जब हाईजैक किया गया था उस वक्त गवर्नमेंट कोई भी होती किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भरोसा किसी भी मुल्क की सरकार पे रखना चाहिए। इसका राजनीतिकरण क्यों किया जाता है? देखिए, राजनीतिकरण कौन करे, यही दो तरह की बात करते हैं। आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किस सोच से बनाई? वो तो कहते हैं हमें अलग कश्मीर चाहिए, आजाद कश्मीर चाहिए। तो आप जब सत्ता का सुख, यानी सत्ता का सुख अहम है आपके लिए, राष्ट्र पहले नहीं है। मैं कहती हूं आप टेररिज्म की को जड़ से खत्म करिए। एक आदमी के वापस आने से टेररिज्म खत्म नहीं होगा। बायलैटरल आपको रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। कैसे खत्म? डायलॉग करना पड़ेगा, आपको समस्या का निदान करना पड़ेगा। मैं कहती हूं ये जो ऑटोक्रेट्स होते हैं उनका कहना होता है कि इफ देयर इज अ वॉर देन देयर विल बी अ पीस। अगर वार नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं वार की आवश्यकता ही नहीं है। आप टेबल पर बैठिए, बातचीत करिए और टेरर को खत्म करने का प्रयास करिए और उन समस्याओं को जानने की कोशिश करिए कि कश्मीर में ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए। पाकिस्तान खालिस्तान के अंदर भी यही स्थिति थी, वहां पर तो आतंकवाद समाप्त हो गया, वहां तो सिर खड़ा नहीं कर रहा। तो आपने वो कौन से उपाय कांग्रेस सरकार के द्वारा उठाए गए कि वहां आतंकवाद खत्म हुआ, खालिस्तानी आंदोलन समाप्त हुआ? तो कश्मीर के अंदर भी आप कुछ ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसे तथ्य जुटाइए और उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करिए, न केवल पाकिस्तान के ऊपर थोप के। आप केवल पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद थोप देते। मैं कहती हूँ सबसे बड़े आतंकवादी थे वो महाशक्तियां हैं, 5 राष्ट्र जो कि अपने आर्म सप्लाई करने के लिए इन दोनों राष्ट्रों को लड़ाते हैं। उनकी तो अर्थनीति ही आर्म के ऊपर निर्भर करती है। अगर उनके आर्म नहीं बिकेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो आप कैसे अमेरिका के ऊपर भरोसा करके पाकिस्तान पर आक्रमण कर देते हैं? किस तरह से आप रशिया पर भरोसा करके चीन के ऊपर आक्रमण कर देंगे? आप आज की स्थिति के अंदर चीन हमारे पक्ष में नहीं है, आपको पता है। तो हम कैसे आक्रमण करके और फिर ये सोच के बैठ जाते हैं कि युद्ध हो जाए और एक उन्माद क्रिएट कर देते हैं राष्ट्र के अंदर। ये हमारी जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया धुरंधर भाषण देती है, वॉर करो, युद्ध कर दो, खत्म कर दो, बम डाल दो। तो बम डालने से क्या भारत के लोगों को उससे कोई हानि नहीं होगी? ये तो एक मैन मेड सीमाएं हैं। इस तरह की बातें करी जाती है। युद्ध का उन्माद फैलाना, युद्ध करना बहुत आसान है, उसके बाद शांति स्थापित करने में बरस लग जाते हैं। आप ये देखिए, युद्ध करके आप ये सोचें कि अब शांति स्थापित तुरंत हो जाए, वो कदापि संभव नहीं है। डायलॉग करिए, बातचीत करिए और युद्ध को समाप्त करिए। और अभी ये जो घटनाक्रम घटा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, इमरान खान के द्वारा स्वयं पेशकश की गई है कि भाई हम डायलॉग चाहते हैं और हम युद्ध नहीं चाहते जी। तो आप देखिए, अमेरिका की विमान से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है,
F-16 से। तो अब आप देखिए आतंकवाद की जड़ कहां है। कोई बड़ा आतंकवादी, कोई छोटा आतंकवादी है, सफरर हम है। बात ठीक है, आप देखिए। लेकिन भाई सवाल यहां पे यह है कि क्या सरकार ऐसे उसमें किसी भी एक्शन मूड पे होती है तो हम लोगों का भरोसा क्यों टूटता है? गवर्नमेंट किसी की भी हो, यूपीए हो, एनडीए हो, इंडिविजुअल किसी पार्टी की सरकार हो, तो भरोसा क्यों टूटता? हमारा भरोसा क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल भरोसा नहीं टूटा। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के मोदी जी के साथ खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया, आरोप क्या लगा जा रहा है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है? आप देखिए उस समय का, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं। अरे अभी तो चिताएं ठंडी नहीं हुई, लोगों की अर्थियां पड़ी हैं। आप अभी से इस तरह का भाषण और वोट के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा था। हाँ। तो उनको ये विश्वास करना चाहिए था कि मैं शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान करूं। वो ये सोच के बैठे थे शायद लोग थोड़ा सा भी विरोध करें तो मैं उन्माद और फैला दूं। तो इस तरह का, अच्छा इन्हीं के लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी आप एक गोदरा पाकिस्तान में करवा दीजिए तो ये समस्या, आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? आप देखिए ऐसी ऐसी बातें। तो ये चीजें हम लोगों को बहुत दुखद लगती है और बहुत भ्रमित करती है कि एक एनडीए राष्ट्रीय स्तर का दल और उसके प्रमुख, और अगर किसी से ही पूछा जाए भाई किसकी सरकार है, मोदी सरकार। व्हाट इज दिस? क्या ये ऑटोक्रेसी है? क्या ये राष्ट्र अधिनायकवादी व्यवस्था है कि एनडीए की सरकार तो नहीं है, मोदी सरकार है। किसी से पूछो भाई किसकी सरकार है केंद्र में, कि मोदी सरकार है। एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन ये आप एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, यानी आप अधिनायकता की ओर बढ़ रहे हैं। जी अगर देखिए जो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, देखिए रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है कि सरकार किसकी है। मनमोहन सिंह जी के वक्त कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की सरकार है। ये कभी नहीं कहा गया कि आज अगर राजस्थान की बात करें किसकी सरकार है, मनमोहन सरकार, ये कभी नहीं कह रहा। आप उस स्लोगन का जिक्र कर सकते हैं, स्लोगन का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सरकार में अगर कोई बोला जाता है तो मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं है। आज अगर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कोई पूछे किसकी सरकार आपके यहाँ पे, अशोक गहलोत की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बोला जाता है, माननीय मैं यही आपसे कह रही हूँ। कोई ये भी कह सकता है कांग्रेस की सरकार है। आप समझने की कोशिश करिए, पहले यूपीए की सरकार कहा जाता था, कोई ये नहीं कहता था अब की बार मनमोहन सरकार, अब की बार मोदी सरकार। उस स्लोगन का आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये बात कहता है कि मोदी सरकार है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति या कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए। ये एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक संस्कृति, यानी अधिनायकवाद की स्थिति, नो डेमोक्रेसी। जी, मेरा ये कहना है। अभी की परिस्थितियों में क्या, अभी की परिस्थितियों पर अगर जिक्र कर रहे हैं, अभिनंदन की वापसी, वो बहुत सुखद विषय है कि हमारे विंग कमांडर जो है वो सुरक्षित वापस आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। सरकार को हम इसके लिए बधाई देते हैं और ये दोनों तरफ का एक गुड जेस्चर है। पाकिस्तान की तरफ से भी गुड जेस्चर है कि उन्होंने 2 दिन बाद ही हमारे विंग कमांडर को सकुशल सुरक्षित वाघा बॉर्डर से भारत भेज दिया है शाम के समय। तो ये हमारे लिए एक शांति का और बहुत संतोषप्रद हमारे लिए ये सूचना है। पंकज जी, ये आरोप बीजेपी पे लगातार लग रहे हैं कि खासकर सैन्य महत्व की जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर किसी भी प्रेशर में या भारत पाकिस्तान के बीच अपनी एक पहल कहें, लेकिन पहल तो मैं इस वजह से नहीं कह सकता इसे कि एक तरफ वाघा बॉर्डर पे विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपा जाता है, दूसरी तरफ कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे मुठभेड़ रहती है, आपस में गोलीबारी हो रही है, वहां पे जवान शहीद हो रहे हैं, स्थानीय लोगों के भी कुछ कैजुअलिटी की जानकारी मिल रही है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दोनों तरफ से शांति बहाल के पैगाम है। पैगाम होता तो कम से कम कुछ घंटे तो शांति रहती, लगातार फायरिंग हो रही है। लेकिन खैर ये एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन बात यहां प्रधानमंत्री और बीजेपी की जाए, कांग्रेस लगातार ये कहती है कि इस तरह के मुद्दों पर किसी भी तरह का राजनीतिकरण और उसका गेन करने का अवसर नहीं बनाना चाहिए कि हम इसका कोई फायदा लेना चाहते हैं, ले सकें। आज जो देश की स्थिति है इससे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बॉर्डर पे जो टेंशन है, आज थोड़ा सा ज्यादा है, कल थोड़ा सा कम था, और हो सकता है कल और कम हो जाए। परंतु इसको किसी दलगत राजनीति में बांटना या दलगत आरोपों में ले जाना, मुझे लगता है ये ओछी मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमको अपने दुश्मनों से लड़ना है, अपने दुश्मनों से जीतना है, तो निश्चित रूप से हम अपने सैनिकों की वीरता से, हमारे देश के 130 करोड़ जनता की एकजुटता से, और सरकार की, मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं, मैं सरकार वर्ड यूज कर रहा हूं, सरकार की कूटनीति से ही हम दुश्मन से पार पा सकते हैं। और इसके लिए प्राथमिकता है
कि देश एकजुट रहे, देश के बच्चे बच्चे की जो कहना चाहिए देश के प्रति प्रेम है, एक देश के प्रति लगाव है, वो अगर चरम पे होगा तो उस देश को कोई नहीं हरा सकता। मैं उदाहरण देके बता सकता हूं। आज जैसा अभी अमरीश जी ने चर्चा की एक इजराइल देश की, 14 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है, और पिछले 70 साल से 1950 से लगातार वो 14 मुस्लिम देशों से लड़ाई कर रहा है और अपनी संप्रभुता को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दे रहा, क्योंकि वह बच्चे बच्चे के जबान के ऊपर जो है ना वो देशभक्ति मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। एक जापान जिसकी जनसंख्या मेरे ख्याल से जयपुर शहर से थोड़ी सी ज्यादा है, उसने 1944 में क्या गदर मचा के रखा था, वो अपने उस जापान देश के जो बच्चे बच्चे की देशभक्ति थी उसके दम पे जापान उस स्तर तक पहुंचा था। हालांकि मैं कभी ये नहीं कहता कि हम किसी देश को फॉलो करें या उसके एग्जाम्पल को अडॉप्ट करें। आज भारत की अपनी एक परिस्थितियां है, भारत की अपनी एक ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली थॉट है, हम उसके दम पे हिंदुस्तान विश्व के अंदर सिरमौर बनना चाहते हैं। और जिस प्रकार से मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों एक जो पिक्चर आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस पिक्चर की एक लाइन याद दिलाना चाहूंगा। इस पूरे डिबेट के अंदर एक वही महत्वपूर्ण बात है कि देश बदल रहा है, ये नया भारत है, ये अंदर घुस के मारेगा भी और अपनी देश की संप्रभुता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देगा। जी, इसमें नई बात क्या है तो बहुत वर्षों से कही जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि हाँ हम जो स्लोगन दे रहे हैं उसका पड़ोसी के मुल्क पे उसके जहन में कोई असर हो रहा है। बात सबसे बड़ी ये है कि हम जो हुंकार भरते हैं उससे सामने वाले के रोंगटे खड़े हों, बात ये है यहाँ योगेश जी असर हुआ। हम अभिनंदन की बात कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस लौट रहा है। और आप मजे की बात देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, परंतु मुझे कभी याद नहीं आता कि पाकिस्तान के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री वहां घोषणा करते हैं कि हम अभिनंदन को याद। पंकज मीना साहब, इसमें क्या ये जेनेवा कन्वेंशन कैसे बनी, ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी? मैं एक बार जानना चाहूंगा आपको, ये वर्तमान भारत के प्रेशर से या अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर से बनी कैसे है ये? देखिए बात बिल्कुल रूप से ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है, जो अभिनंदन को आज 48 घंटे के अंदर वापस लेके आ रहे हैं, ये भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत है। जिस प्रकार से हमने पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास किया और पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जो बना, ये उसी का परिणाम है। जेनेवा कन्वेंशन है, ये बात ठीक है, स्वीकार करते हैं, और जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही वो उसको छोड़ा जा रहा है। और मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, 1999 कारगिल वार के टाइम पे नचिकेता के साथ क्या हुआ था, वो 7 दिन में वापस लौटा था, और जब लौटा था उसके पूरे बदन के ऊपर सिगरेट के जले हुए के निशान थे, और उसको जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया था, ये इतिहास में सबके सामने है, मेरे द्वारा बताए जाने की अलग आवश्यकता नहीं है। परंतु आज परिस्थिति बदल गई है, ये नया भारत है, इसकी डिप्लोमेसी है, इसकी वीरता है, ये आज चरम पे है। और इस कारण मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पड़ोसी देश के द्वारा पोषित आतंकवाद है वो निश्चित रूप से जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम चुनाव सामने है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, किसी भी राजनीतिक दल की देशभक्ति या देश प्रेम संदेह के दायरे में नहीं है। हमारी सरकार की कूटनीति काफी समय से ये रही है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और ये जैसे गोवा में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, तो सार्क को अलग रखा गया और बिम्स्टेक और ब्रिक्स की इनिशिएटिव की बात की, फिर सार्क की मीटिंग में भी आइसोलेट करने का प्रयास किया। तो हम निरंतर रूप से कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अम्बरीश ने एक बात कही कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रमोट करने में अपना सामरिक लाभ नजर आता है, और पाकिस्तान का ये जो लाभ का दृष्टिकोण है आतंकवाद को प्रमोट करने में, उस दृष्टिकोण को हम कैसे तोड़ें पाकिस्तान के? इस तरह की हमारी कूटनीति होनी चाहिए, इस तरह की हमारी गुप्तचर एजेंसियों को काम करना चाहिए। तो हमारा जो गुप्तचरी का और कूटनीति का प्रयास है उसको और अधिक इंटेंसिफाई करना चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रमोट करने में सामरिक लाभ नजर नहीं आए। तो ये अम्बरीश ने सही कहा है, केवल हम तात्कालिक बातें करें कि पाकिस्तान ने एक्शन लिया, हमने एक्शन लिया, एक्शन रिएक्शन, ये प्रक्रिया तो एक तात्कालिक चीज है। हमें समय कम है सर। मैं एक आगे 30 सेकंड में अम्बरीश जी के पास जाना चाहूँ। अम्बरीश जी, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में आम चुनाव है, क्या वास्तव में इसका राजनीतिकरण होगा मुद्दे का? क्योंकि हमारे यहाँ पे अवसर बुझाने की बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, कोई नई बात नहीं है, अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, मैं शिक्षाविद होने के नाते ही टिप्पणी करूंगा कि
चुनाव में ये विषय कितना जगह पाता है, इस बारे में तो राजनीतिक दल अपनी समझदारी इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है, क्योंकि देश में बहुत से मसले इस तरह के हैं जो कि इस समय आर्थिक और राजनीतिक, वो अगर उन पे हमने अगर नजरअंदाजी कर दी तो मैं समझता हूं कि ये इसका जो नुकसान है आने वाले समय में ज्यादा होगा, क्योंकि इससे अभी एक घटनाक्रम से ना तो आतंकवाद के ऊपर हमने कोई निश्चित कोई परिभाषा या समझ बनाई है, और दोबारा ये घटना ऐसी है नहीं है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इसके बारे में सावधान रहते हुए अपने जो आर्थिक और राजनीतिक जो मसले हैं उन पर अगर राजनीतिक दल अपनी करें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए, फिलहाल तो देश में अभिनंदन का अभिनंदन है, और ये निश्चित रूप से वजह जो भी रही हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभिनंदन की वापसी पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है, और पूरा देश ये कह सकते हैं कि जश्न मना रहा है, और मनानी भी चाहिए कि कितनी जल्दी हम लोगों ने, अभी तक की जो बातें सामने निकल के आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग जानते हैं, डिफेंस के लोग जानते हैं, कितनी जल्दी वापसी, शायद किसी वॉर प्रिजनर इस वजह से कहा जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं वो यही कहा जाता है कि एक युद्ध बंदी के रूप में उन्हें अरेस्ट किया गया था, और वापसी जितनी जल्दी हुई है, एक हिंदुस्तान के लिए बड़ी एक कहूंगा कि एक अभिनंदन की बात है, और अभिनंदन हम सभी के लिए एक निश्चित रूप से एक फख्र की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खासकर आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।